कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। आज हम एक राजनीति शास्त्र के पॉलिटी के एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को करेंगे और ये एज अ सिटीजन आपको जानना भी ज़रूरी होता है क्योंकि इसके कई सारे प्रभाव होते हैं। जब भी इमरजेंसी देश में घोषित होती है तो इसके कई सारे प्रभाव पड़ते हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी जो होता है आपको इन्वॉल्व कर लेती है इन सारे प्रोसीजर में। इमरजेंसी को एक ऐसे कंडीशन के रूप में आप देख सकते हैं जब आपके टीचर आपके गेट पर से फ़ोन करते हैं आपको कि वो आ रहे हैं आपसे मिलने और आपने पूरे रूम का सत्यानाश कर रखा है। तब जो हड़बड़ाहट होती है जल्दी चीज़ों को करने की, कुछ ज़रूरी चीज़ों को आप करते हैं उस दौरान, तो यही होता है इमरजेंसी की कंडीशन। ये इमरजेंसी की कंडीशन को आपको मैंने डिफाइन किया। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं भारत में इमरजेंसी क्या है। भारत के संविधान में 3 तरह के इमरजेंसी की कल्पना की गई है कि ऐसे ऐसे स्थिति आ सकती है और वैसे में क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं और किन चीज़ों को किया जाना होता है। तो चले शुरू करते हैं। आपातकाल। आपातकाल जिसे कहा जाता है इमरजेंसी। इससे इमरजेंसी को डिफाइन करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं कि आपको पहले भी बताया है कई एक वीडियो में कि भारत में शासन कैसा है, संघीय शासन है। संघीय शासन, हालांकि संघीय शासन का मतलब क्या होता है, एक पार्टनरशिप आप मान सकते हैं, साझेदारी मान सकते हैं संघीय शासन में। लेकिन भारत में आपको पता है ये दुनिया का सबसे विविध देश है। यहाँ पे इतने धर्म के लोग, इतनी जातियाँ हैं, इतनी बोली, इतनी भाषा, खान पान, इतना डिफरेंस है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या किया गया है कि हो सकता है कि हर कोई बोले कि नहीं हमको अलग होना है देश से, लेकिन जैसा कि अमेरिका में होता है वहाँ पे राज्य चाहें तो केंद्र से अलग हो सकते हैं, वो उसका संघीय मॉडल है। लेकिन भारत में संघीय मॉडल जो है वो कनाडा जो देश है वहाँ के संघीय मॉडल से प्रभावित है। और यहाँ पे क्या होता है, इस मॉडल में व्यवस्था ये है कि भारत में सभी राज्यों को क्या किया गया, शक्ति बांटी गई है कि आप अपने यहाँ पे शासन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी राज्य जो है वो केंद्र से अलग नहीं हो सकता। मतलब भारत जो है वो यूनिटी के रूप में रहेगा, ये करना जरूरी था। और यही रीजन है कि जो हमारा सेंटर है, केंद्र है, केंद्र और यहाँ राज्य, यही रीजन है कि जो हमारा केंद्र है वो ज्यादा पावरफुल है कई एक मामले में। और आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि जब इमरजेंसी का टाइम होता है, जब इमरजेंसी लग जाती है, तब हमारे यहाँ पे सिस्टम क्या किया गया है, तब हमारे पास सिस्टम बनाया गया है कि केंद्र जो है वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। इस दौरान केंद्र बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और राज्य का जो भी अधिकार राज्य को दिए गए, शक्ति बांटी गई है, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए जरूरी है कि जब परिवार पर कोई मुसीबत आ जाए तो परिवार अगर टुकड़ों में बटा हुआ है, मान के चलते हैं आप, परिवार अगर टुकड़ों में बटा हुआ है तो किसी भी मुसीबत का सामना करना मुश्किल होता है। तो सामान्य कंडीशन में तो चले 5 भाई हो तो 5 भाई को डिवाइड कर दिया कि चल अपना परिवार अब चूंकि बड़ा हो जा रहा है बहुत आकार, तो अपनी अपनी जिम्मेवारियों को आप देखें। इस दौरान भी केंद्र के पास ये होता है कि वो एक गार्जियनशिप की तरह गार्जियन की तरह गार्जियनशिप करता है। तो केंद्र के पास क्या होता है कि लेकिन जब परिवार में मुसीबत आता है तो लोग एकजुट हो जाते हैं। तो यही रीजन है, क्यों? क्योंकि आने वाली जो मुसीबत है उसका सामना मजबूती से किया जा सके। फिर से आपको बताऊं, परिवार का एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है पॉलिटी को समझने के लिए। फैमिली में क्या है, मान के चले कि 5 भाई हैं तो परिवार, सबकी मैरिज हुई, सबके बच्चे हैं, तो परिवार का आकार बहुत बढ़ गया। एक ज़माना था जब भारत में इतने बड़े बड़े परिवार होते थे, अब तो न्यूक्लियर फैमिली की मेंटालिटी डेवलप हो चुकी है। तो क्या हुआ कि घर की जो मुखिया हैं उन्होंने उन्हें डिवाइड कर दिया अलग अलग हिस्से के रूप में। ठीक है, आपको कुछ कुछ पावर दी गई, कुछ फाइनेंशियल पावर है, कुछ डिसीजन मेकिंग पावर है, ये पावर दे दी गई। लेकिन मान लीजिए जब कोई लड़ाई हो जाती है किसी बाहरी पक्ष से, या फिर और कोई विवाद आ जाता है, या घर पर कुछ मुसीबत ही आ गई, तो हमारे यहाँ पे आप अभी भी देखेंगे ये चीज़ है कि सारा जो परिवार है वो एक साथ आता है, चाहे वो मुश्किल का टाइम हो या फिर किसी बड़े खुशी का टाइम हो।
जैसे शादी ब्याह, आपको हर एक लोगों को निमंत्रण देना होता है, अपने खुशी में शामिल करना होता है, या फिर कोई ऐसी घटना जो दुखद है उसमें भी हम लोग हर एक को बुलाते हैं और साथ में सब सहयोग करते हैं। तो ये भारत की कल्चरल भी विशेषता और संवैधानिक भी विशेषता ये है। तो यही चीज़ है कि इसीलिए भारत में केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। चूँकि भारत में बहुत विविधता है तो केंद्र बहुत शक्तिशाली है भारत में, और आपातकाल में केंद्र पे ज़्यादा शक्ति शिफ्ट हो जाती है। तो ये आपको बताएं कि क्या होता है आपातकाल और नॉर्मल कंडीशन में डिफरेंस आ जाता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम के लिए, ये आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताया गया। अब हम बात करेंगे एग्जाम के लिहाज से जो चीज़ें आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आते हैं उन पर डिस्कस करेंगे और उनको डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। भारत में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। ये आपातकाल है आपका, शायद आप जानते होंगे, एक है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपात। आपको एक और चीज मेंशन कर दूं कि जो राष्ट्रपति शासन है इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में संविधान में मेंशन नहीं किया गया है, बल्कि इसका एक लंबा चौड़ा सा नाम दिया गया है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो हम लोग फेमस नाम इसका जो है, निकनेम जो है वो राष्ट्रपति शासन है। अब आते हैं, सबसे पहले बात करें आपातकाल संविधान के किस भाग में है। तो आपातकाल जो है वो संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद की बात करें, किस अनुच्छेद में है ये, तो अनुच्छेद जो है इसका अनुच्छेद है 352 से 356, सॉरी 352 से 360। अब बात करते हैं जो पर्टिकुलर आपातकाल है उनके जो आर्टिकल है वो कौन से हैं। नेशनल इमरजेंसी जो है, राष्ट्रीय आपात जो है, इसके जो आर्टिकल हैं वो है 352। राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसका आर्टिकल है 356। वित्तीय आपात जो है इसका जो आर्टिकल है वो है 360। अब आते हैं कि भारत में आपातकाल को घोषित करने के लिए अधिकार किसके पास है। तो आपको बताएं, भारत में तीनों ही आपातकाल जो होते हैं इनकी घोषणा करने के लिए जिन्हें अधिकार प्रदान किया गया है वो है भारत के राष्ट्रपति। तो आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं, तो ये है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करते हैं। चले, तो ये आपको बताया गया कि आपातकाल क्या है और उनके तीनों आर्टिकल। ये सभी आर्टिकल भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी टर्म्स लिखाए जा रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग पर्टिकुलर एक एक आपातकाल पर डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपात की। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात क्या है? तो राष्ट्रीय आपात एक ऐसी कंडीशन है जहां पर भारत की सुरक्षा को खतरा है, बाहरी भी हो सकता है और ये आंतरिक भी हो सकता है। तो इसे घोषित करने के लिए 3 आधार पे ही ये किया जा सकता है। तो ये कौन कौन से आधार है ये आपको ध्यान में रखना है। पहला इसका है कि मान के चले भारत पर कोई आक्रमण कर देता, अचानक से कोई हमला कर देता है, बाह्य आक्रमण। दूसरा, युद्ध या युद्ध की आशंका। तीसरा है
सशस्त्र विद्रोह। इन 3 आधारों पर भारत में राष्ट्रपति जो है वो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। आपको बताएं, ये तीसरा जो है सशस्त्र विद्रोह जो है ये 1944वें संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया। इसके जगह पे कौन सा टर्म था? टर्म था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। तो क्यों इसे चेंज किया गया? आंतरिक अशांति में कुछ भी आ सकता है, कोई भी चीज को आप आंतरिक अशांति, जब गवर्नमेंट अगर सत्ता में है जिस भी पार्टी की, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी इमरजेंसी में क्या होता है, सरकार की पावर भी इंक्रीज करती है, तो वो क्या कर सकते हैं, आंतरिक अशांति का नाम किसी भी चीज को दे सकते हैं। लेकिन बाद में आगे चल करके 44वें संविधान संशोधन में इसके मिसयूज को रोकने के लिए क्या किया गया, इस टर्म को यहाँ पे प्रतिस्थापित किया गया। तो ये हो गया आपका सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह को कैसे समझेंगे आप? सशस्त्र विद्रोह का मतलब है, अगर कॉमन तौर पर समझा जाए तो आप मिलिट्री रिवोल्ट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेपन्स किसके पास होते हैं? वेपन्स जनरली जो होते हैं वो सेना के पास होते हैं। तो अगर मान के चलिए, जैसे हम अक्सर सुनते हैं पाकिस्तान या कुछ ऐसे देशों के जहाँ पे मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया कहीं कहीं पर, तो मिलिट्री रिवोल्ट को क्या लेते हैं हम? सशस्त्र विद्रोह के रूप में लेते हैं एक तरह से। तो ये हो जाता है। और इसे सशस्त्र विद्रोह को, इस टर्म को कब शामिल किया गया? ये किया गया 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 में शामिल किया गया। इससे पहले यहाँ पे कौन सा टर्म था? इससे पहले यहाँ पे आंतरिक अशांति थी, तो इसे सब यहाँ पे हटा करके सशस्त्र विद्रोह को किया गया है। चलिए अब हम आगे समझेंगे कि मान के चले अब नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन हो गई, तो क्या युद्ध होना या बाहरी आक्रमण का होना जरूरी है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर राष्ट्रपति को लगता है ऐसा, राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि हम पर, मतलब लगता कैसे है, कोई सूचना प्राप्त होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह से, कोई सूचना प्राप्त हो गई कि हम पर आक्रमण, हमला होने वाला है, ये एक अचानक ही घटना होती है। मान लीजिए किसी हमारे पड़ोसी देश ने हम पर हमला कर दिया अचानक से, तो ये हो जाता है बाह्य आक्रमण। ऐसी कंडीशन। युद्ध की आशंका, जहाँ पे भारत भी, जैसे अभी यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है कि दोनों पक्ष जान रहे हैं हम लोग युद्ध में शामिल हो रहे हैं। मान लीजिए इंडिया और चाइना के वॉर के अक्सर हम लोग सुनते हैं कहानियां कि भाई होने की संभावना, पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो इस ऐसी कंडीशन में मान लीजिए युद्ध घोषित हो गया, और तब ऐसे में सशस्त्र विद्रोह, मान लीजिए किसी रीजन से, हालांकि हमारी मिलिट्री दुनिया की सबसे अच्छी मिलिट्री में से है, एक कंडीशन को मान करके चला जाता है कि कुछ भी हो सकता है, अगर नेतृत्व सही ना हो तो बुरे नेतृत्व के दौर में कभी बुरा वक्त आ जाए, तो सशस्त्र विद्रोह जैसी घटना अगर कुछ हो गई, तो ऐसे में भी नेशनल इमरजेंसी को जो है राष्ट्रपति घोषित करते हैं। तो ये होता है आपका आधार। तो इन आधारों पर राष्ट्रपति जो है वो नेशनल इमरजेंसी को घोषित कर सकते हैं। अब अच्छा हाँ, तो राष्ट्रपति तो घोषित करेंगे, राष्ट्रपति घोषित करेंगे, लेकिन क्या ये राष्ट्रपति अपने आप कर सकते हैं? सवाल आपको ये भी आता है कि क्या राष्ट्रपति के पास है कि भाई हो गया तो अपने आप से नहीं, तो इसकी भी लिए भी एक व्यवस्था की गई है। इसकी व्यवस्था क्या है कि राष्ट्रपति कब करते हैं, ये भी राष्ट्रपति कब करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, लिखित सिफारिश पर। और पहले क्या था कि एक बार हुआ था नेशनल इमरजेंसी की मिसयूज को रोकने के लिए व्यवस्था की गई है, और ये कब की गई है? तो ये भी थी आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 से ये व्यवस्था जोड़ी गई कि मंत्रिमंडल, आपातकाल की घोषणा तब होगी जब मंत्रिमंडल जो है हमारा, कैबिनेट जो है वो उसकी लिखित सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को कि देश में ऐसी कंडीशन बन रही है और आपातकाल घोषित करने की जरूरत है। तो ये एक यहाँ पर आ जाता है। अब बात करेंगे कि
अब मान के चले आपने आधार जाना कि 3 आधार पे हो सकता है, दूसरा आपने जाना कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे, तीसरा आप जानेंगे कि इसका प्रभाव कब तक रहेगा। अच्छा हाँ, एक और चीज छूट रही है, वो ये है कि नेशनल इमरजेंसी, मान के चले कि ये इंडिया है हमारा, बहुत बुरा वाला इंडिया बन गया, मतलब मैप उसका मैंने बुरा बना दिया। ये इंडिया है हमारा। अब आप समझे कि मान के चलिए आप पंजाब का एरिया या राजस्थान पे कोई हमला हो जाता है, आप मान के चले राजस्थान पर कोई हमला हो जाता है, तब क्या करेंगे आप? तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि या तो वो इमरजेंसी की घोषणा के लिए इमरजेंसी बस यहाँ पे लगाए, जितना क्षेत्र प्रभावित है वहां पे लगाए, या वो पूरे भारत में लगा सकता है। रिक्वायरमेंट जैसी होगी वो डिसीजन लिया जाएगा। तो ये क्या व्यवस्था है कि जो क्षेत्र प्रभावित है उसके अलावा भी कहीं भी लगाया जा सकता है। क्यों? सिचुएशन को देखते हुए। उस टाइम पर पता नहीं होता है कि कौन सा क्षेत्र, कितना क्षेत्र प्रभावित होगा। एक अनुमान के आधार पर प्रभावित क्षेत्र में जनरली लगाया जा सकता है, या पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है इमरजेंसी। तो ये आपको बताया कि कहाँ तक ये प्रभावी होगा। अब हम बात करेंगे इसके ये कब तक रहेगा, आपातकाल कब तक चलता रहेगा और ये कितने समय तक के लिए लग सकता है। तो समय देखते हैं क्या है। जैसे ही राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की, जब राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं तो आपातकाल जो है वो कितने दिन के लिए रहेगा? राष्ट्रपति की घोषणा के मात्र 1 महीने तक प्रभावी होगा। 1 महीने तक प्रभावी, 1 महीने तक प्रभावी होगा। राष्ट्रपति की घोषणा के 1 महीने तक प्रभावी। 1 महीने के भीतर क्या जरूरी है? 1 महीने के भीतर संसद में इसका अनुमोदन जरूरी है। अगर संसद इसे अनुमोदित कर देती है, संसद अगर इसे अनुमोदित करती है, संसद अगर 1 महीने के भीतर अनुमोदित कर देती है इमरजेंसी को, तब ये मैक्सिमम कितने टाइम तक के लिए लगेगा? 6 महीने के लिए। ये 6 महीने तक विस्तृत हो जाएगा। और हर एक 6 महीने पर अगर सिचुएशन ऐसी है तो 6 महीने पे जब बैठक होती है संसद की और संसद में इसे अप्रूव कर दिया जाता है, अनुमोदित कर दिया जाता है, तो ये कितने बार लग सकता है? जब तक देश में आपातकाल है। अगर 5 साल के लिए अगर 5 साल तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तो 5 साल तक, तो इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। अनुमोदन के बाद इसको कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है। तो अनुमोदन के बाद कितनी बार बढ़ाया जा सकता है? अगर प्रत्येक 6-6 महीने पे अनुमोदित हो रहा है तो इसे कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है, मतलब कितने भी लंबे समय तक बढ़ाया जा सकता है, लंबे समय तक। लेकिन हर बार क्या होगा? 6 महीने में उसका अनुमोदन जो है, संसदीय अनुमोदन जरूरी होता है। तो ये आपने जाना है कि कितना टाइम तक ये काम करेगा। तो जनरली जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि एक बार में आपातकाल कितने समय के लिए रहेगा नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी जो है एक बार में वो आपका 6 महीने तक प्रभावी रहता है उस संसदीय अनुमोदन के। उसके बाद पुनः संसद ने अगर बैठक लगाई और अनुमोदन कर दिया इसका, मैंने अप्रूव कर दिया इसे, तो वो कितने और फिर से 6 महीने के लिए उसका टाइम जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये होता है समय। अब हम बात करेंगे इसके प्रभाव के बारे में। आपको पहले भी बताया कि क्यों जानना आपके लिए जरूरी है, न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बल्कि आपको एक जागरूक नागरिक होने के लिहाज से भी ये जानना चाहिए कि जब इमरजेंसी देश में लगती है तब इसका प्रभाव क्या होता है, इमरजेंसी का प्रभाव देश पर क्या पड़ता है, देश पर और साथ में आप पर। तो इसके प्रभावों को हम कहा जाए तो 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला विधायी प्रभाव और दूसरा है मौलिक अधिकारों पे, मूल अधिकारों पर प्रभाव।
विधायी प्रभाव और मौलिक अधिकारों पे इसके प्रभाव पड़ते हैं। विधायी प्रभाव से आप मतलब क्या समझेंगे ना, आपको बताया गया कि संघीय शासन है। संघीय मतलब केंद्र का अपना शासन है, केंद्र अपने स्तर पे कानून बनाती है और राज्य अपने स्तर पर। इससे पहले आपको एक चीज और मेंशन करना जरूरी हो जाता है, आप थोड़ा यहाँ पे समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे इस चीज को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। वो क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा, जैसे आप अगर भाई बहन है तो उनके बीच आपकी बहन की क्या जिम्मेवारियां, आपकी क्या जिम्मेवारियां, वो चीजें बांट दी जाती है। सपोज करें घर में शादी है तो जैसे कि मेहमानों को रिसीव करना है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जाके, तो वो जनरली लड़कों को दे दिया जाता है ये काम कि आप जाकर के रिसीव करके उनको घर तक लाओ। ये हो गया, वो क्या किया, काम को बांट दिया गया है, शक्तियों को बांट दिया गया है। दूसरा, बहन को दे दिया जाता है कि भाई चाय कॉफी नाश्ता जो भी है उनका वेलकम करना। तो ये होता है, ये क्या किया गया, शक्तियों को बांटा गया है, शक्तियों को बांट दिया गया। यही यहाँ पे भी आप समझेंगे कि क्या होता है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को बांटा गया है और उनके लिस्ट बना दिए गए कि ये काम ये काम ये काम केंद्र करेगा, ये काम ये काम ये काम राज्य का काम है। तो ये क्या होंगे, जैसे लिस्ट आपको बता दें, एक हो संघ सूची, सूची के रूप में बांटा गया है संघ सूची। सूची में लिस्ट को बोल रहा है, सूची जो आप कोई भी चीज करते हैं तो उसके लिए एक लिस्ट बनाते हैं, तो वो लिस्ट है। इसमें जो जो मेंशन किया गया है, इसमें कौन कानून बनाएगा, केंद्र बनाएगा। दूसरा है राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरा जो है वो आपका है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची या केंद्र सूची में जो भी सब्जेक्ट लिखे गए हैं उसे केंद्र बनाएगा, उस पर कानून। राज्य सूची में जो भी सब्जेक्ट लिखे गए हैं उस पर राज्य कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे विषय हैं। क्यों ऐसे विषय हैं? क्योंकि शिक्षा जो है वो बहुत जरूरी है कि उस पर केंद्र और राज्य, मतलब सबसे ज्यादा इंडिया में अगर कहें तो मुझे लगता है फोकस किया जाता है एजुकेशन सेक्टर को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए और ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि वो आपके फ्यूचर का आधार होता है। किसी भी देश की फ्यूचर का आधार क्या होता है, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम काफी हद तक जिम्मेवार होती है देश के फ्रेमवर्क को आगे दर्शाने के लिए कि कैसा होगा। तो संघ सूची हो गया, राज्य सूची है, समवर्ती सूची। आपको दो कंडीशन बताते हैं, एक जो कि इमरजेंसी की कंडीशन है और दूसरा नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है ना कि सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, सेंटर जो है, सेंटर मतलब संसद, क्योंकि विधायिका का मतलब क्या होता है, विधायिका क्या है, कानून बनाने वाली संस्था है। ये पहले भी बताया गया है कि विधायिका जो है कानून बनाती है, बनाने वाली यूनिट है, संस्था। तो सेंटर में कौन है, संसद है, सेंटर में संसद है तो कानून बनाती है। तो कानून किस पर बनाएगी, नॉर्मल कंडीशन में संघ सूची में बनाएगी और समवर्ती सूची में बनाएगी, नॉर्मल कंडीशन। अब आते हैं इमरजेंसी में, आपातकाल। आपातकाल की स्थिति में क्या होगा, आपातकाल में राज्य की, आपको बताएं, मैंने बताया पहले भी कि राज्य की जो शक्ति होती है वो लिमिटेड हो जाती है, कम हो जाती है, और केंद्र जो है वो शक्तिशाली होता है। तो जब आपातकाल की कंडीशन होगी तब संसद जो है उसको अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची के विषय में भी कानून का निर्माण कर सकती है। तो ये प्रभाव पड़ता है विधायी प्रभाव। तो इसके अलावा आपको एक और चीज बताऊं, राष्ट्रपति, चले इसे पहले इसे डिटेल कर ले। तो पहला विधायी प्रभाव क्या पड़ेगा कि संसद जो है या केंद्र जो है, पहला विधायी प्रभाव होगा कि संसद या केंद्र जो है वो क्या करेगी कि ये राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, बना सकती है। इसे अथॉरिटी मिल जाती है कि वो कानून बनाएगी किस विषय पर, राज्य सूची के विषय पर। दूसरा जो प्रभाव पड़ता है
ये एक मेजर प्रभाव है जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो आप ट्विस्ट करता है, जहां भी आप जैसे जैसे एग्जाम कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन का स्तर बढ़ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, कई छिपे हुए हिडन जो टॉपिक होते हैं और उनके जो हिडन कॉन्सेप्ट होते हैं वहां से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो हम बात करेंगे दूसरी विधायी प्रभाव का। इसके लिए आपको एक और चीज बतानी जरूरी है, वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो उनके पास आर्टिकल 123 के अंतर्गत वो क्या करते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति कभी किसी वीडियो में मैं अध्यादेश को डिटेल कर दूंगी, यहाँ पे इसे रहने देते हैं। बस आप जानिए कि अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश क्या होता है, एक कानून ही होता है, इंस्टेंट कानून होता है। तो अध्यादेश जारी कर देती है, ये क्या होता है, अध्यादेश एक तरह का कानून ही होता है। तो अध्यादेश जारी करती है। तो राष्ट्रपति की भी लिमिटेशन है, राष्ट्रपति केंद्र सूची और समवर्ती सूची में ही अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन जब इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि वो क्या करते हैं, राज्य सूची के विषय में, जो इससे पहले आपको समझाया गया, राज्य सूची के विषय में क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि मान के चलिए अगर संसद कानून बना रही है तो कि राज्य की जो विधायिका, राज्य की जो कानून बनाने वाली संस्था जो कि विधानमंडल है, क्या वो भंग हो जाती है? तो आप हमेशा याद रखें कि नेशनल इमरजेंसी में राज्य की जो विधायिका है वो भंग नहीं होती है, बस शक्ति का जो आवंटन, शक्ति का जो बंटवारा था सूची के रूप में, वो बस समाप्त होता है और संसद को ज्यादा अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे मूल अधिकारों पे। तो मूल अधिकारों पे इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? फंडामेंटल राइट, अगर आपको पता हो, फंडामेंटल राइट वैसे अधिकार हैं जो हर एक नागरिक को मिलता है। भारत में जितने भी नागरिक हैं उन सभी को ये प्राप्त है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट पे क्या प्रभाव पड़ता है? नेशनल इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं। नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट में कुछ राइट जो है वो आपके ले लिए जाते हैं, मतलब आपसे वो अधिकार छीन लिए जाते, छीने ना कहें तो उसको कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं, किसकी? इमरजेंसी की। जैसे ही राष्ट्रपति ने घोषणा की कि भारत पर इस दौरान इमरजेंसी लगाया गया, सबसे पहले फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19, सबसे पहले फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19 जो है वो अपने आप हटता है। अगर घोषणा कर दिया गया तो ऑटोमेटिक वे में क्या है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप आर्टिकल 19 अगर आप जानते होंगे तो इसको पता है, आपको बोलने का अधिकार, आपको संगठन बनाने का अधिकार, आपके घूमने के अधिकार, तो ये तमाम अधिकार इसमें आ जाते हैं आर्टिकल 19 में। प्रेस की स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 19 जो होता है वो अपने आप हट जाता है। तो ये क्या होती है, स्वतः हट जाती है, अपने आप स्वतः हट जाएगी। इसका प्रभाव मतलब खत्म हो जाता है उस दौरान, इसका प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाता है। दूसरा, बाकी के जितने भी आर्टिकल, बाकी के जितने भी फंडामेंटल राइट है उसके लिए क्या होगा, राष्ट्रपति को उद्घोषणा करना पड़ेगा कि हम इस फंडामेंटल राइट को क्या कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। तो बाकी के लिए राष्ट्रपति की उद्घोषणा, बाकी के लिए राष्ट्रपति की उद्घोषणा चाहिए, राष्ट्रपति की उद्घोषणा चाहिए, घोषणा चाहिए। अब हम बात करेंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया था। आपको बताएं कि नेशनल इमरजेंसी से जो भी बड़े बड़े चेंजेस, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी से जुड़े हुए आप देखते हैं कि आंतरिक अशांति को
हटा करके सशस्त्र विद्रोह किया गया 44वें संविधान संशोधन से। आगे चल करके कि भारत के एक हिस्से में लगेगा या पूरे भारत में, इसे भी ये भी फ्लेक्सिबल बनाया गया 44वें संशोधन से। और यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट का जो प्रभाव है, इसे भी जो है उसको, उसमें भी एक चेंज लाया गया, ये भी 44वें संविधान संशोधन से किया गया है। तो यहाँ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपको तो थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाए। यहाँ पे क्या है कि जब नेशनल इमरजेंसी भी होगी, इस दौरान भी आपके आर्टिकल 20 और 21 प्रभावी रहेंगे, प्रभावी रहेंगे। आर्टिकल 20 और 21, तो एग्जाम के पर्पज से आपको आर्टिकल 20 और 21 को याद रखना है। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराध से दोष सिद्धि से सुरक्षा है आपकी, और 21 से आपकी प्राण और देह की स्वतंत्रता। मतलब ऐसा नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी लग गया है तो आपको कहा जाएगा कि भाई आपको किसी भी हिसाब से आपके शरीर के को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं सरकार, या फिर कहें तो आपका पहनावा जो है वो आप रख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है आर्टिकल 20 और 21 जो है एज इट इज रहेंगे। बाकी आपके 19 तो ऑटोमेटिक वे में खत्म होते हैं, और बाकी के जो फंडामेंटल राइट है उसके लिए राष्ट्रपति की उद्घोषणा की जरूरत होती है। तो ये था हमारा नेशनल इमरजेंसी। थैंक यू।